वेलकम गाइज, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जीएससी कॉम्पिटिटिव में। मैं आपका चंदू सर। आज हम आप लोगों को बताएंगे कि रीजनिंग क्या होता है, कैसा होता है और रीजनिंग के कौन कौन से चैप्टर्स होते हैं। स्पेशली हम लोग रेलवे का सिलेबस लेके चल रहे हैं आज कि रेलवे के सिलेबस में रीजनिंग से क्या क्या पूछा जाता है और भी इससे वैसे बहुत सारे एग्जामिनेशन का चैप्टर क्लियर होगा। आज ऐसे स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली हम टॉपिक लेके आए हैं जो कि बिल्कुल न्यू स्टूडेंट्स है, जिन्हें रीजनिंग के बारे में पता नहीं है। ऐसे स्टूडेंट्स जो फर्स्ट टाइम किसी भी एग्जाम्स को अटेम्प्ट करने के लिए जा रहे हैं या तो फर्स्ट टाइम किसी एग्जाम्स को अटेम्प्ट करने के लिए सोच रहे हैं, तो उनके लिए रीजनिंग की तैयारी कैसे करें, कहाँ से करें, ये उन्हें पता नहीं रहता है। तो जान लीजिए, रीजनिंग हम लोग जो बताने जा रहे हैं बिल्कुल शुरुआत से रीजनिंग के सभी चैप्टर्स का परिचय। अगर आप सिर्फ परिचय हमारा जान लेंगे तो ऐसा निश्चित रूप से कभी रीजनिंग नहीं भी पढ़े होंगे। अगर किसी भी एग्जाम में जाएंगे तो कम से कम 10 रीजनिंग तो आराम से मार के आ जाएंगे, सिर्फ परिचय से, सिर्फ 1 घंटे का वीडियो से। तो हम लोग स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। अगर आप लोग हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और यदि अच्छा लगता है तो लाइक करें और शेयर करें। और साथ ही साथ हमारे सभी वीडियोस को पाने के लिए, लगातार अपडेट होने वाले वीडियोस को पाने के लिए नीचे दिए गए बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि आपको हमारे आने वाले सभी वीडियोस की लगातार जानकारी मिलती रहे। तो बिल्कुल हम लोग शुरुआत करते हैं। रीजनिंग है क्या? रीजनिंग यानी कि हिंदी में बोला जाता है तर्क शक्ति, या इसको जनरली रूप से बोला जाता है मानसिक योग्यता परीक्षण। यानी आपके माइंड का कितना पावर है किसी चीज को कैच करने का। दिस इज नॉट जस्ट लाइक ए मैथ, दिस इज डिफरेंट आउट ऑफ मैथ्स। ये मैथ्स नहीं है, उनसे थोड़ा अलग हटके है। आपको सोचना है कि आखिर फर्स्ट से सेकेंड हुआ तो थर्ड से फोर्थ क्या होगा, या फिर इस तरह का कुछ भी जो आपके माइंड से निकलता है, इसको रीजनिंग कहते हैं। तर्क शक्ति, आप जितना सोच सकते हैं जिस चीज के बारे में, यही रीजनिंग है। तो चलिए आप लोगों को शुरू करते हैं, इंट्रोडक्शन देते हैं। आप लोगों का जो रेलवे का सिलेबस है, जनरली आज हम स्पेशली रेलवे के सिलेबस पर फोकस करते हैं। रेलवे में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे कि सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात करते हैं हम लोग जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में, जैसे एनालॉगीज से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अल्फाबेटिकल एंड नंबर सीरीज, कोडिंग एंड डिकोडिंग, मैथमेटिकल ऑपरेशन, ब्लड रिलेशन, सैलोजिज्म, जम्बलिंग, वेन डायग्राम, डाटा इंटरप्रिटेशन एंड सफिशिएंसी, कंफ्यूजन एंड डिसीजन मेकिंग, similarities and difference, analytical reasoning, classification, direction, sense test and distance, statement, arguments and exception, sitting arrangement, ranking test, puzzle test, dice and prism, clock, calendar and matrix। इन सभी चैप्टर से आप लोग अगर देखना चाहते हैं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। मैं थोड़ा साइड हट जा रहा हूं, आप लोग स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, ठीक है ना? बिल्कुल। तो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, उम्मीद है। तो आप लोग रेलवे का सिलेबस, इसके अलावा भी कुछ कुछ चैप्टर से क्वेश्चन पूछे, तो रेलवे का स्पेशली कोई सिलेबस नहीं होता है। जनरली इन सभी चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसीलिए इटीसी लिखा हुआ है, जिससे कि कुछ और भी चैप्टर से रेलवे का अपनी मर्जी है, वो किसी भी और चैप्टर से क्वेश्चन ले सकते हैं इसीलिए। लेकिन जनरली बेसिक रूप से इन्हीं चैप्टर से क्वेश्चन ले जाते हैं। चलिए, तो आज हम शुरुआत करते हैं आप लोगों को और बताते हैं कि प्रत्येक, जैसे एनालॉगीज है या अल्फाबेटिकल एंड नंबर सीरीज है, कोडिंग है, जो भी चैप्टर्स है, उनसे किस तरह का क्वेश्चन आप लोगों को रेलवे में देखने के लिए मिलता है। हम आज आप लोगों को इन सभी क्वेश्चंस का, यानी कि सभी चैप्टर्स का शॉर्ट में इंट्रोडक्शन देंगे, जस्ट लाइक इंट्रोडक्शन। आप लोगों को बताएंगे कि किस किस चैप्टर्स का क्वेश्चंस होता कैसा है ना? तो आप लोग समझेंगे अच्छी तरह से। चलिए, आज आप लोगों को हम चलते हैं हमारे फर्स्ट चैप्टर एनालॉजी की तरफ। लेकिन याद रखें, ये जितने भी हम चैप्टर्स बताएंगे, आज तो सिर्फ बस एक झलक दिखाएंगे हर एक क्वेश्चन के साथ या 2 क्वेश्चन के साथ। हमारा जब हर एक चैप्टर का स्पेशल वीडियो भी आएगा, इस वीडियो के बाद नेक्स्ट डे से हमारा हर चैप्टर का एक स्पेशल वीडियो आएगा। 1 पार्ट में हो सकता है, अगर कुछ बड़े चैप्टर्स है 2 पार्ट और 3 पार्ट्स में भी वीडियो आ सकता है। तो फर्स्ट चैप्टर है, चलिए हम लोग शुरू करते हैं हमारे पहले चैप्टर से, एनालॉगीज। चलिए, तो हम लोग फर्स्ट चैप्टर की तरफ चलते हैं रीजनिंग का। जैसे हमने बताया था एनालॉगी। एनालॉगी क्या होता है? एनालॉगी यानी सादृश्यता, एक समान मिलने वाला।
सादृश्यता क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई भी क्वेश्चन से फर्स्ट दे दिया है, पहला से दूसरा बना, तो जिस विधि से फर्स्ट से सेकंड बना उसी विधि से थर्ड से फोर्थ होना चाहिए। जैसे आप लोगों के लिए एनालॉजी का फर्स्ट क्वेश्चन हम दे रहे हैं, जैसे दिया हुआ है क्वेश्चन दे रहे हैं हम आप लोगों को, बनाइएगा। जैसे दिया हुआ है 2 से 8 बना, 2 से 8 बना, तो बोला गया है 16 से क्या बनेगा, व्हाट, 16 से क्या बनेगा। चलिए आप लोगों के लिए ऑप्शन देते हैं, क्योंकि ऐसे सवाल का बहुत सारे आंसर होता है, इसीलिए ऑप्शंस दे रहे हैं आप लोगों को। ऑप्शन है हमारा ए 164, बी 256, सी 132, डी 264। अब जानिए इसमें क्या होगा, यानी 2 से 8 बना कैसे। बहुत सारे स्टूडेंट्स देखेंगे क्या 2 से 8 बना, 2 चौकी 8, तो 16 चौकी 64, तो ऑप्शन में नहीं है। कुछ स्टूडेंट्स बोलेंगे और भी मेथड अपनाएंगे, 2 से +6 हुआ है तो 8 हुआ है, तो 16 से +6 कर दो, तो ऐसा भी होता है। लेकिन आपको देखना है कि ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, आपका आंसर और ऑप्शन का आंसर बिल्कुल मैच करना चाहिए। यदि मैच नहीं करता है तो आपका सोच जरूरी नहीं इसकी सोच से डिपेंड करे, इसीलिए अलग होगा। आपको सोचना है यहां से यहां हुआ कैसे, यानी कि ए से जेड, ठीक है। ए से जेड में जैसे बात करते हैं, ए से लेके जेड में, ए शुरुआत है और जेड क्या है, लास्ट है। अगर बाएं से बोला जाए, यानी कि बायां यानी लेफ्ट साइड में है, और ये क्या है, राइट साइड में है, यानी बाएं से यानी ए से जाएंगे, और दाएं से बोला जाए यानी जेड की तरफ से, यानी कि अपोजिट लेटर से जाएंगे, अपोजिट लेटर। तो यदि क्वेश्चन दे दिया आपको अंग्रेजी वर्णमाला में, क्वेश्चन मान लीजिए दे दिया आपको अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 7वां अक्षर, बाएं से 7वां अक्षर के दाएं 5वां अक्षर क्या होगा, ठीक है। तो बाएं से 5वां अक्षर के दाएं बाएं से 7वां अक्षर के दाएं 5वां अक्षर क्या होगा। अब देखिए बाएं से यानी ए से जाना है, 7 नंबर पे जो भी अक्षर होगा, वहां से दाएं जाना है, दाएं किस तरफ, दाएं की ओर जाना है। दाएं की ओर मतलब ये बाएं है, लेकिन दायां जाना है तो इधर जाना होगा जेड की तरफ। ये दाएं में है लेकिन बायां जाना होगा, किस ओर जाना होगा, ए की तरफ। इसीलिए जब भी सेम एक बगल बाएं से कभी दाएं जाना हो, बाएं से दाएं या फिर दाएं से बाएं आना हो, दोनों ही कंडीशन में जोड़ते हैं। क्या करते हैं, जोड़ते हैं। यानी कि अब देख लीजिए बाएं यानी 7वां जाना है, ए से 7 + 5, बाएं से दाएं जाना, जोड़ेंगे 7 × 5 = 12, यानी कि 12 नंबर पे कौन सा लेटर होता है, एल होता है, यही हमारा है, ठीक है। अब यदि आप नॉर्मल तरीके से बनाएंगे, अब देखिए ए है, ठीक है, यहाँ पर क्या है, ए है, ए से 7वां अक्षर क्या होगा, जी होगा। चलिए अब यहां से जाएंगे हम कितना, जेड तक होता है, तो जेड तक होता है। अब यहां से 7 दाएं ओर जाएंगे, दाएं 5वां अक्षर यानी दाएं जब जाएंगे क्या होगा, 5 अक्षर और जुड़ेगा, 7 × 5 = 12, यानी कि क्या होगा हमारा, एल होगा, एल होगा। ऐसे ही बना सकते हैं, लेकिन ये तरीका सबसे बेस्ट है। अगर डिफरेंट हो, बाएं दाएं हो या फिर दाएं बाएं हो, तो हमेशा जोड़ देंगे। यदि एक क्वेश्चन में बाएं के बदले सपोज करते हैं दाएं लिखा रहा था, बाएं के बदले क्या लिखा रहा था, दाएं लिखा रहा था, दाएं, और यहां पर दाएं के बदले बाएं लिखा रहा था, तब हम लोग क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चंस में, फिर वही करते हैं, जोड़ते हैं। लेकिन एल चूंकि दाएं से जा रहे हैं हम लोग, जेड से ही आगे बढ़ रहे हैं, तो एल जो भी हुआ इसका अपोजिट कर देंगे, यानी एल का अपोजिट क्या होता है, ओ होता है। यही हमारा आंसर है, ओ 15 नंबर पे है ना, क्या हो गया हमारा आंसर। क्लियर है। अगर आपको अपोजिट याद नहीं है तो जान लीजिए
अभी तो फिलहाल याद करने का तरीका भी बताएंगे आप लोगों को, लेकिन अभी तो फिलहाल एक स्पेशल थोड़ा सा तरीका होता है। कभी भी किसी भी अक्षर का अपोजिट निकालना हो तो 27 में उस अक्षर को माइनस कर दीजिए। जैसे एल का अपोजिट, एल का वैल्यू 12 होता है, तो 12 को 27 में से माइनस कर दीजिए 15 नंबर पे क्या है, ओ होता है। बस ये हमारा अपोजिट निकल गया। ठीक है, तो अभी ये भी थी, लेकिन कुछ हमारे भी कुछ वीडियो जब आएंगे, कोडिंग डिकोडिंग जब बताएंगे, तब हम स्पेशल इन सभी का ट्रिक बताएंगे। कोडिंग डिकोडिंग में ही आपका ये इंग्लिश अल्फाबेट चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा, कोडिंग डिकोडिंग का भी आएगा। लेकिन अगर हमारे वीडियो को लगातार पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और एक दूसरे के साथ शेयर करें। अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, फेसबुक में शेयर करें, व्हाट्सएप पे शेयर करें, इंस्टाग्राम पर शेयर करें, ट्विटर पर शेयर करें, यानी कि जितने भी सोशल मीडिया के अकाउंट्स हैं आपके, उन सबों पर शेयर कर सकते हैं। चलिए अब एक खास चैप्टर की ओर चलते हैं, कोडिंग डिकोडिंग। इस चैप्टर से हर एक एग्जामिनेशन में, चाहे रेलवे की एग्जामिनेशन हो, बैंकिंग का एग्जामिनेशन हो, एसएससी का एग्जामिनेशन हो या कोई भी कंपटीशन का एग्जाम, इस चैप्टर से अगर सवाल नहीं दिया तो कंपटीशन अधूरा है। यानी कि इस चैप्टर से रेलवे में, एसएससी में कम से कम 4 से 5 सवाल रहते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर को जानना बहुत जरूरी है। अगर ये चैप्टर आपका कंप्लीट है, समझ लीजिए आपका एनालॉजी का अल्फाबेटिकल वर्ड्स कंप्लीट है, आपका जो अभी अल्फाबेट पढ़ रहे थे तो वो कंप्लीट है, कोडिंग डिकोडिंग कंप्लीट है, और भी बहुत सारे चैप्टर्स हैं जो इस कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर पढ़ने के बाद आपको कंप्लीट हो जाएगा। जब हम इस कोडिंग डिकोडिंग को बताएंगे आपको विशेष रूप से, अभी तो बस सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, तब आपको इसके स्पेशल अलग अलग कुछ ट्रिक्स दिए जाएंगे जिससे इंग्लिश अल्फाबेट पर आपका कंट्रोल होगा। जैसे अल्फाबेट का अपोजिट क्या होता है, अल्फाबेट को याद कैसे करें, उसका सीरियल प्लेस वैल्यू कैसे याद करें, सीरियल नंबर में कौन सा नंबर कितना है, जैसे 17वां स्थान पे कौन सा नंबर है तो क्यू है, 18वां स्थान पे कौन सा नंबर है तो आर है। तो इस तरह से हर चीज का आपको ट्रिक देंगे, बेसिक ट्रिक सब कुछ बताएंगे। तो चलिए कोडिंग डिकोडिंग का कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। चलिए जैसे कि देख रहे हैं हम लोग, क्या दिया हुआ है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में, यदि किसी सांकेतिक भाषा में हैंड, HAND, हैंड को IBOE कहा जाए तो सिल्क को क्या कहा जाएगा? सिल्क को क्या कहा जाएगा? अब देखिए, जैसे ये क्वेश्चन है, हम लोग देख रहे हैं हैंड से, हम देखेंगे यहाँ हैंड से IBOE बना कैसे, हैंड से IBOE बना कैसे। चलिए जैसे हैंड है HAND, यहाँ है IBOE। अब देखेंगे H से 1 प्लस हुआ तो I बना, A से 1 प्लस हुआ तो B बना, M से 1 प्लस हुआ तो O बना, D से 1 प्लस हुआ तो E बना, यानी HAND से IBOE बना। उसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, सिल्क लिखा हुआ है SILK लिखा हुआ है सिल्क, तो इसमें क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, S से हो गया T, I से हो गया J, L से हो गया M और K से हो गया L, यानी TJML। यही क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो और भी बहुत तरह के क्वेश्चंस होते हैं। नेक्स्ट वीडियो जब कोडिंग डिकोडिंग का स्पेशल वीडियो आएगा तो उसमें आपको बताएंगे। चलिए चलते हैं आप नेक्स्ट चैप्टर के। हमारा अगला चैप्टर है रैंकिंग टेस्ट। रैंकिंग में क्या होता है, रैंकिंग 2 तरह का होता है। एक होता है जब 4 से 5-6 व्यक्ति हो, 7-8 व्यक्ति हो, तो उसमें सबका पर्सनली सबके बारे में बताया जाता है, राधा मोहन, राम श्याम, गीता, इस तरह से कुछ पर्सनली सबके बारे में बताया जाता है। लेकिन उससे जब ज्यादा हो, 10, 15, 20, 25, 50, 1000, 100, इतना इस तरह से हो, तब उसको पर्सनली नहीं बोला जाता है, तब उसमें 2 या 3 व्यक्ति का ही नाम बोला जाता है।
उसके बारे में चर्चा किया जाता है, उसी के आधार पर उसका आंसर निकाला जाता है। अब रैंकिंग में एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसे हम लोग दिया हुआ है रमेश 33 विद्यार्थियों की कक्षा में 13वें स्थान पर है, 13वें स्थान पर है। श्रेणी के अनुसार सुरेश से नीचे केवल 5 व्यक्ति है, 5 छात्र है, लिख सकते हैं 5 विद्यार्थी है, 5 विद्यार्थी है। तो बताइए रमेश और सुरेश के बीच कितने छात्र हैं? रमेश और सुरेश के बीच कितने विद्यार्थी हैं? ठीक है, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए क्या बोला गया, टोटल 33 छात्र है, क्लियर है। अब 33 में से ये शुरू से 13वें नंबर पे, अब वही श्रेणी के अनुसार सुरेश से नीचे 5 विद्यार्थी, यानी सुरेश से नीचे एक सुरेश हुआ, 5 नीचे है, यानी कि 33 टोटल है। अब सुरेश से नीचे 5 है, बीच में निकालना है। अब इसका 2 तरीके से बन सकता है, या तो आप इन 5 एक 6 हुआ घटा दीजिए, है ना, उसके बाद 13 को घटाइए, बीच का निकलेगा। या तो आप क्या करेंगे, टोटल कितने 33 स्टूडेंट्स है और इधर कितना है 13वें नंबर पे है, 5 स्टूडेंट्स पीछे आना है और सुरेश एक हुआ 6, यानी कि 13 + 5 + 1 कितना हुआ 6, यानी 13 में से अगर 19 को माइनस कर देंगे कितना आएगा हमारा 14 आंसर आएगा। इसका मतलब दोनों के बीच में कुल कितने स्टूडेंट्स है 14 स्टूडेंट्स है, 14 विद्यार्थी। ठीक है, तो इस तरह का रैंकिंग का क्वेश्चंस आप लोगों को आएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलते हैं, हम डायरेक्शन सेंस टेस्ट। फिर हम लोग डायरेक्शन सेंस टेस्ट पढ़ते हैं। देखिए इसमें क्वेश्चन है कुछ इस तरह से, एक व्यक्ति, सबसे पहले क्वेश्चन बताने से पहले जान लीजिए डायरेक्शन सेंस टेस्ट। देखिए डायरेक्शन सेंस टेस्ट क्या है कि डायरेक्शन सेंस टेस्ट पढ़ने से पहले आप लोगों को जानना होगा डायरेक्शन यानी कि दिशा, दिशा के बारे में जानना, दिशा और दूरी। इसमें क्या करते हैं हम लोग, आपको इस चैप्टर को बनाने से पहले सबसे पहले जानना होगा दिशा के बारे में, जैसे कि पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, उन हर 2 दिशाओं के बीच एक दिशा होता है, जैसे कि पूरब और उत्तर के बीच में जो दिशा होगा उत्तर पूर्व होता है। कुछ इस तरह से डायरेक्शन होता है, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। इन दोनों के बीच में जो है इसको क्या बोलेंगे नॉर्थ वेस्ट। इन दोनों के बीच में डायरेक्शन होगा इसको बोलेंगे नॉर्थ ईस्ट। इन दोनों के बीच में डायरेक्शन होगा इसको बोलेंगे साउथ ईस्ट। इन दोनों के बीच में डायरेक्शन होगा इसको बोलेंगे साउथ वेस्ट। तो इस तरह से दिशा कितने हो गए 8 हो गए। अब हम लोग लेफ्ट एंड राइट, इसमें जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, लेफ्ट एंड राइट। तो लेफ्ट क्या होता है, हमारा जो दाहिना हाथ होगा लेफ्ट है और जो बायां हाथ है वो राइट है। यानी कि जब बनाते हैं हम लोग, तो जब भी हम लोग कभी भी अगर बोला जाए बाईं ओर तो बाईं ओर जाना है, तो देख लीजिए हमेशा किस ओर जाएंगे बाईं हाथ की तरफ। देख लीजिए जिस तरह मेरा बायां हाथ है, दाया बोला जाए तो दाईं तरफ जाएंगे। इसको विशेष ट्रिक से समझेंगे हम लोग जब इसका स्पेशली सेंस डायरेक्शन टेस्ट पढ़ेंगे। अभी तो हम सिर्फ नमूना बता रहे हैं। तो चलिए दाया और बायां यही मुख्य रूप से जानना है, डायरेक्शन एंड लेफ्ट एंड राइट। चलिए हम लोग बनाते हैं इसका कुछ क्वेश्चंस को। जैसे हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं इसका, एक व्यक्ति दक्षिण की ओर, एक
व्यक्ति दक्षिण की ओर 12 मीटर चलता है। फिर बाएं मुड़कर 16 मीटर चलता है। फिर बाएं मुड़कर 12 मीटर चलता है। तो बताएं कि वह प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में और कितनी दूर है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है क्वेश्चन से। अब देखिए बनाते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले किस ओर जा रहा है, दक्षिण की ओर, यानी कि नीचे। ये देखिए हमने दक्षिण की ओर गया, कितना 12 मीटर गया। अब यहाँ से बाएं मुड़ा, तो बाएं मुड़ते हैं। इसका बाएं नीचे जा रहा है, तो नीचे का बाएं का अपोजिट होता है दाएं, दाएं का अपोजिट होता है बाएं। जब नीचे की ओर जा रहे हो यानी बाएं मुड़ना है, यानी मुड़ना कितना चला 16 मीटर चलता है। अब फिर यहाँ से बाएं मुड़ता है, तो बाएं मुड़ेंगे, इस साइड मुड़ेंगे, यानी बाएं मुड़ा, फिर कितना चला 12 मीटर चलता है। ठीक है, पहले 12 फिर 16 फिर 12, बाएं ही मुड़ रहा है, दूसरा दिशा में नहीं मुड़ा है। तो चलिए यहाँ अब बताइए, वो यहाँ से चलना प्रारंभ किया था, अभी यहाँ पर पहुंच गया है। तो यहाँ से यहाँ किस दिशा में है, जिस पॉइंट से चलना प्रारंभ करता है उसको हम लोग बेस मानते हैं, उसी पॉइंट से निकालना होता है। ये बेसिक पॉइंट से। अब बताइए इस जगह के अनुसार ये क्या है, नॉर्थ साउथ ईस्ट और ये वेस्ट है। तो ये किस दिशा में है, ईस्ट की ओर, यानी पूर्व दिशा में। पहला आंसर मिल गया हमारा पूर्व दिशा। चलिए अब पूछा है कितना दूर है, तो बताइए यहाँ से यहाँ 12, यहाँ 16 गया है, यहाँ भी 12 है, यहाँ 12, यहाँ 12, नीचे 16। अगर यहाँ 12 यहाँ 12 तो नीचे 16 है, तो ऊपर भी कितना होगा 16 ही होगा, यानी कि 16 मीटर। पूर्व दिशा 16 मीटर, यही क्या होगा हमारा आंसर होगा। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा डायरेक्शन। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलते हैं। हमारा अगला चैप्टर है ब्लड रिलेशन। जैसा कि ब्लड रिलेशन से बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में आते हैं, चलिए हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं ब्लड रिलेशन का। जैसे दिया गया है क्वेश्चन, राम श्याम का भाई है, राम श्याम का भाई है, महेश राम का पिता है, जगत प्रिया का भाई है, प्रिया श्याम की पुत्री है, जगत का चाचा कौन है। तो देखिए इसमें बनाते कैसे हम लोग। जनरली हम लोग क्या करते हैं, ब्लड रिलेशन को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक होता है हमारा जो इक्वल जनरेशन है, हमसे जो ऊपर जाएगा वो हो जाएगा हमसे अपर जनरेशन, और जो हमसे नीचे जाएगा वो लोअर जनरेशन। तो जितने भी हमारे इक्वल के होंगे, जैसे हमारे भाई होंगे, तो ये हमारे इक्वल जनरेशन में। राम श्याम का भाई है, तो राम और श्याम दोनों क्या होगा, इक्वल एक लाइन में रखेंगे। तो फिर पिता है तो अपर लाइन में रखेंगे। राम का पिता कौन है, महेश राम का पिता है, महेश। ठीक है, राम का पिता है, तो राम और श्याम भाई है, तो महेश राम का पिता है, तो किसका पिता हुआ, श्याम का भी पिता हुआ। चलिए तो अब ये जगत प्रिया का भाई है, तभी जगत और प्रिया कहीं नहीं मिला है, जिसको स्किप कीजिए। नेक्स्ट देखिए, प्रिया श्याम की पुत्री है, किसकी पुत्री है, श्याम की, तो श्याम की पुत्री कौन है, प्रिया। ठीक है, अब देखिए प्रिया श्याम की पुत्री है, और जगत क्या है, प्रिया का भाई है, तो प्रिया का भाई कौन है, जगत। जगत प्रिया का भाई है। बोला चाचा कौन है, जगत का। अब देखिए पिता का भाई क्या होता है, चाचा। तो प्रिया का पिता है, जगत का भी पिता है श्याम, और श्याम का जो भाई है वही क्या होगा, जगत का चाचा होगा। यानी चाचा कौन होगा, राम होगा। ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। राम क्या हुआ, चाचा हुआ। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग ब्लड रिलेशन बनाते हैं। और भी इससे भी इजी तरीका है बनाने का, लेकिन हम लोग अपने जो ब्लड रिलेशन का स्पेशल वीडियो देंगे, उसमें बहुत ही अच्छी तरीके से आप लोगों को बताया जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलते हैं।
चलिए हमारा अगला चैप्टर है सिटिंग अरेंजमेंट। तो सिटिंग अरेंजमेंट से बहुत तरह के क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। जैसे हमने एक क्वेश्चन लिया है आप लोगों को बताने के लिए कि 5 लड़कियां एक कतार में, कतार यानी पंक्ति में, ठीक है, पंक्ति यानी ओपन लाइन, हमेशा जब भी होता है कतार जब भी बोला जाए ओपन एरिया हो। जान लिया 5 लड़कियां एक कतार में उत्तर की ओर मुंह करके खड़ी है। सीमा रीता और शशि के बीच में। अब ठीक है, यहाँ तक हमको सिर्फ कुछ ध्यान नहीं देना है, यहाँ से क्वेश्चन शुरुआत होता है सीमा रीता और शशि के बीच में, यानी सीमा जहां भी होगा ये सीमा है हमारा, ठीक है। किसके बीच में? रीता और शशि के बीच में, रीता है और शशि के बीच में। रीता शशि इधर भी आ सकता है, रीता इधर भी आ सकता है, अभी निश्चित नहीं है, लेकिन आगे जैसे जैसे पढ़ेंगे उससे डिसाइड होगा। लता बाईं ओर, रीता के तुरंत बाद बाईं ओर बायां ये हुआ, तो रीता के तुरंत बाद बाईं ओर कौन है? लता है, लता है बाईं ओर है, तुरंत बाद है। रीता बाईं ओर से दूसरी है, रीता बाईं ओर से दूसरी है, पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, रीता सेकंड नंबर पे है बाईं ओर से। अच्छा, अब बोला गया प्रिया कतार में एक छोर पर, एक 4 तो सेट हो चुका है, एक छोर पे कौन आ गया? या इस छोर पे कुछ पहला ये है दूसरा ये है, तो प्रिया एक छोर पे है। तो बोला दूसरे छोर पर कौन है? दूसरे एक छोर पे अगर प्रिया है तो दूसरे छोर पर कौन है? लता है। यही हमारा क्या होगा? आंसर होगा, ठीक है। तो इस तरह से इससे भी बहुत सारे लेवल्स के होते हैं। ये तो ओपन एरिया में सवाल है, क्लोज एरिया में बहुत सारा सवाल आते हैं, ठीक है, सिटिंग अरेंजमेंट से। तो अनेक तरह के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। जब भी हम लोग स्पेशल सिटिंग अरेंजमेंट पढ़ेंगे तो अलग अलग तरीका बताया जाएगा आप लोगों को कि कैसे हम लोग सिटिंग अरेंजमेंट सॉल्व करेंगे और कोई भी चैप्टर सॉल्व करेंगे। चलिए एक छोटा सा चैप्टर आप लोगों के लिए लेके आते हैं, डाइस चैप्टर आप लोगों को बताते हैं। उसके बाद आज इंट्रोडक्शन क्लास इतना सा कहीं खत्म करेंगे, बाकी अलग अलग क्लासेस के वीडियो आप लोगों को अलग अलग वीडियो में चलिए डाइस यानी कि पासा, इससे कुछ क्वेश्चंस आते हैं एग्जामिनेशन में, ठीक है। सबसे पहले आपको डाइस बताने से पहले बता देते हैं, डाइस 2 तरह के होते हैं, एक होता है नॉर्मल डाइस और एक होता है स्टैंडर्ड डाइस, मानक पासा। मानक पासा का क्या गुण होता है कि मानक पासा के दोनों विपरीत फलकों का योग हमेशा 7 होता है। कभी भी एक दूसरे का जो अगल बगल वाला फेस है उसका अगर जोड़ेंगे उन दोनों को तो कभी भी 7 नहीं होगा, और जब ऊपर वाला और नीचे वाला पार्ट को जोड़ते हैं, नहीं विपरीत फलकों को जोड़ते हैं, उनका योग हमेशा 7 होता है। यही जो है उसका गुण है मानक पासा का। तो चलिए हम लोग पासा से क्वेश्चन देखते हैं। बताइए यदि हम लोग किसी मानक पासा के बारे में पूछते हैं कि बताइए कि जैसे कि एक पासा दिया हुआ है, आपको डाइस बना रहे हैं हम, एक डाइस बनाते हैं, है ना। तो डाइस का तो ये पूरा पार्ट्स होते हैं, लेकिन हम लोग डाइस का सिर्फ 3 पार्ट हम लोग ले रहे हैं। नॉर्मल रूप से हम लोग ऐसे डाइस बताने के लिए बना रहे हैं। देखिए यदि इसमें लिखा रहे यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, और आपसे पूछ दिया जाए 4 के विपरीत क्या होगा, 4 के विपरीत क्या होगा, बताइए। अगर ये मानक पासा है तो क्या ये क्वेश्चन सही है? नहीं, क्योंकि पहली बात यदि पूछ लिया, चलिए ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, पूछ लिया जाए कि ये क्या यह मानक पासा है या नहीं, आप क्या बताएंगे? मानक पासा है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि मानक पासा में कभी भी दोनों को जोड़ने पर, अगल बगल वाले पड़ोसी को जोड़ने पर कभी 7 नहीं होता है, ठीक है। तो ये एक मानक पासा नहीं है। चलिए तो हम एक मानक पासा की बात कर रहे हैं, चलिए हम लोग इसी तरह से दूसरा कुछ लेते हैं। जैसे कि हम लोग ले रहे हैं, यहाँ पर हमने 3 रखा, यहाँ 5 रखा और यहाँ पर 6 रखा, ठीक है। तो अब पूछेंगे यदि यह एक मानक पासा हो, स्टैंडर्ड डाइस हो, तो 3 के विपरीत क्या होगा? तो 3 के विपरीत क्या होगा? देखिए मानक पासा में सबसे मेन चीज जरूरी क्या है, विपरीत फलकों का योग 7 होता है, यानी 3 में क्या जोड़ेंगे जो 7 हो जाएगा। तो 3 में क्या जोड़ेंगे? 3 में देखिए, अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा ध्यान में, 3 7 में से 3 घटा दीजिए, क्या हुआ? 4, यानी कि 3 में से 4 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा, बिल्कुल, यानी कि इसका आंसर हो गया 4।
यदि ये स्टैंडर्ड डाइस हो तो। नॉर्मल डाइस में सिंगल डाइस नहीं दिया जाएगा, हमेशा 2 डाइस दिया जाएगा, जिसके आधार पे आपको बताना होगा ये क्या है, आंसर इसका क्या होगा, नहीं विपरीत आंसर क्या होगा। चलिए हम लोग एक नॉर्मल डाइस लेते हैं और बताइए एक क्वेश्चन दे रहे हैं आपको, जैसे यहाँ 5 लिखा हुआ है, यहाँ 3 लिखा हुआ है, यहाँ 2 लिखा हुआ है। अब इसी तरह से यहाँ पर हम लिख दिए 6 लिख दिए, ठीक है, 5 लिख दिए और 1 लिख दिए। अब बताना है कि 3 का विपरीत क्या होगा, 3 का विपरीत फलक पे क्या होगा। तो आपको यदि 3 का विपरीत अपोजिट जानना है तो कैसे बनाएंगे, ध्यान दीजिए। कभी भी जब ऐसा क्वेश्चन रहे, देखिए ऐसा कौन सा नंबर है जो दोनों में मैच कर रहा है, 5, तो जो नंबर मैच कर रहा है उसको लिख लीजिए, ठीक है। अब देखिए इसके बगल वाला, यानी उसके बाद क्या है 2, उसके बाद 3 है, यानी 5 के बाद 2 है फिर 3 है। इसी तरह से इसको लिख लिए, 5 के बाद 6 है, 6 के बाद 1 है, यानी 6 है और 1 है। लिख लिया हमने, चलिए लिख लिया। अब बताइए किसके विपरीत पूछा था, अपोजिट ऑफ 3, क्या पूछा गया था, अपोजिट ऑफ 3। अपोजिट ऑफ 3 क्या है, 3 के अपोजिट क्या है, 1 है, आंसर हो गया। अगर 2 के अपोजिट पूछा जाता आंसर हो जाता 6। 5 के अपोजिट पूछा जाता तो आंसर में नन ऑफ दिस, क्योंकि 5 के अपोजिट पता ही नहीं है। अगर ऑप्शन में अगर मान लीजिए 1 से लेके ऑप्शन में अगर नन ऑफ दिस रहे, नन ऑफ दिस आंसर होगा। लेकिन अगर 5 का अपोजिट नन ऑफ दिस ना रहे तो देखिए इनमें से अगर 6 तक कंटिन्यू जाते हैं तो आपका क्या गायब है, तो 4 गायब है, यहाँ पर 4 कहीं नहीं दिख रहा है। इसका मतलब आंसर 4 हो सकता है, बट दिस इज नॉट डेफिनिट, क्योंकि हो सकता है वहां कुछ हो ही नहीं, ब्लैंक हो सकता है वहां स्टार बना हुआ हो सकता है वॉच का सिंबल हो, इसीलिए इसका अपोजिट यहाँ पर क्या होगा, डेफिनिट नहीं है। इस क्वेश्चन से इसका अपोजिट डेफिनिट नहीं होता है, ठीक है। चलिए हम लोग डाइस समझ गए और आज का हमारा इंट्रोडक्शन क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। आप लोगों को अलग अलग जितने भी चैप्टर्स हमने बताए हैं शुरुआत में, उन सभी चैप्टर्स का अलग अलग वीडियो मिलेगा। स्पेशल साइंस के वीडियोस मिलेंगे, स्पेशल मैथमेटिक्स के वीडियोस मिलेंगे, सभी वीडियोस आपको प्राप्त होंगे हमारे चैनल के द्वारा। तो आप लोग बस हमारे चैनल्स को लगातार देखते रहें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक और कमेंट करें। बस इसी शुभकामना के साथ कि आप लोगों का 2020-2021 में रिजल्ट हो, इसी शुभकामनाओं के साथ हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय युवा, जय भारत।